नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने छायावाद के आधार स्तंभ महादेवी वर्मा जी के जीवन और कृति परिचय पर बातचीत की। तो चलिए आज के सत्र में हम करने वाले हैं बातचीत प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के कृति एवं जीवन के विषय में। सबसे पहले आपका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ और आपका जन्म स्थान था कसया। उनके पिता पुरातत्व विभाग में कार्यरत थे और यही कारण है कि जहां जहां पुरातत्व विभाग के तत्वावधान में खुदाई हुआ करती थी, वहां वहां उनका परिवार उनके साथ जाता था। यानी प्रारंभ से ही अज्ञेय को भ्रमणशील जीवन व्यतीत करना पड़ा। जगह जगह स्थानांतरण होते थे उनके पिता के और उन्हीं स्थानों पर जाकर उन्हें रहना होता था। यानी जो साहित्यकार अरे यायावर रहेगा याद जैसी अनमोल यात्रा वृत्तांत परक रचना लिखता है, उसकी जो मूल यायावरी वृत्ति है, उसका सूत्रपात, उसका जो बिंदु है, प्रारंभ बिंदु, वो यहां है उनके जन्म में। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। कसया, जिसे हम आज कुशीनगर के नाम से जानते हैं, जिसे जो बौद्ध धर्म के लिए एक विशेष पवित्र स्थान है, क्योंकि गौतम बुद्ध की निर्वाण स्थली है ये कुशीनगर। कुशीनारा उसी का प्राचीन नाम था कसया। वहां पुरातत्व खुदाई शिविर में आपका जन्म हुआ था और यह स्थान था उत्तर प्रदेश में। आपके पिता का नाम था पंडित हीरानंद शास्त्री और आपकी प्रारंभिक शिक्षा पिता की देखरेख में घर पर ही प्रारंभ हुई। और उन्हें विशेष तौर पर, क्योंकि उनके पिता मानते थे कि साहित्य, विविध भाषाओं के साहित्य, जिसकी चर्चा मैंने अपने एक सत्र में की भी थी, विविध भाषाओं के साहित्य की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि तभी शिक्षा मुकम्मल होती है, पूर्ण होती है। तो यही कारण है कि उन्हें अज्ञेय जी को बचपन से ही घर पर संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बंगला भाषा के साहित्य का अध्ययन कराया। उनके लिए अलग अलग शिक्षक नियुक्त किए गए, जो उनके न केवल लेखन को देखा करते थे, बल्कि उन्हें विविध प्रकार की भाषाओं के साहित्य से भी परिचित कराया करते थे, पढ़ाया करते थे, पढ़ाने में उनकी मदद किया करते थे। एंट्रेंस की परीक्षा आपने, जब ये प्राथमिक शिक्षा पूर्ण हुई, उसके बाद एंट्रेंस की परीक्षा आपने पंजाब से 1925 में की। उसके बाद इंटर उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया। उसके बाद वे बीएससी में उन्होंने प्रवेश लिया 1929 में फॉर्मन कॉलेज लाहौर में। और एमए आपने अंग्रेजी साहित्य में एमए में प्रवेश लिया। लेकिन वे जब लाहौर गए और वहां पर उनकी मुलाकात सुखदेव राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों से हुई, तो उनकी जो जीवन की दिशा थी वो बदल गई और वे क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। और यही कारण है कि वे अपनी अंग्रेजी में एमए की जो पढ़ाई है उसको पूरा नहीं कर सके। जैसा कि यहां बताया गया है, क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रियता के कारण वे, उनकी ये शिक्षा अपूर्ण रही। अब इससे पहले कि हम दोस्तों अज्ञेय के विशाल साहित्य पर बात करें, उनकी इन पंक्तियों को समझ लेना बहुत जरूरी है, ताकि हम उनकी कृतियों के मर्म को समझ सकें, उनके साहित्यिक दृष्टिकोण को समझ सकें। उनकी एक काव्य कृति है इंद्रधनु रौंदे हुए ये, और इस काव्य कृति की ये जो संकलन है, उसकी भूमिका में आपने लिखा है कि व्यक्तित्व कवि के लिए निरी स्वरति नहीं, यानी किसी भी कवि का जो व्यक्तित्व होता है वो अपने आप में प्रेम की वजह नहीं होता। स्वरति यानी अपने प्रति प्रेम करके कोई कवि कवि नहीं बन सकता, वह विकसित मानव है। क्योंकि वास्तव में व्यक्तित्व, कवि का जो व्यक्तित्व होता है वो एक पूर्ण विकसित मानव का व्यक्तित्व होता है। कहने का अभिप्राय ये है दोस्तों कि कोई भी कवि अपने स्व के दायरे में बंधकर पूर्ण मानवता की बात नहीं कर सकता, अपने आप को एक विकसित दृष्टिकोण नहीं दे सकता जो जीवन को प्रतिष्ठा दे सकने के लिए। और कैसा कवि, कैसा विकसित मानव है
कितना व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए उसका, जो जीवन को नई प्रतिष्ठा दे सके, यानी जीवन को नई दिशाएं देने में समर्थ हो, ऐसा व्यक्तित्व एक कवि का होना चाहिए। अन्यायों और कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठा सके, यानी सामाजिक परिवेश के प्रति उसे इतना जागरूक होना चाहिए, यदि समाज में, राजनीति में कहीं भी कुछ अन्याय हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसके विरुद्ध आवाज उठाने की सामर्थ्य उसमें होनी चाहिए। वह अपने को औरों से अलग नहीं मानता। यानी दूसरी बात, जो कवि है उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, वो अन्य अपने आप को भी जैसे और समाज के लोग हैं उन्हीं के बीच से एक व्यक्ति माने, तो अपने आप को औरों से अलग नहीं मानता, क्योंकि जब वो समाज के बीच एक आम आदमी की तरह अपने आप को अनुभव करेगा तो उनके साथ तादात्म्य स्थापित कर सकेगा, उनकी पीड़ाओं को स्वयं अपने भीतर महसूस कर सकेगा और उन्हें अपने साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकेगा। और जब अभिव्यक्ति होगी तो सामाजिक चेतना का विस्तार होगा। कहते हैं मैं सेतु हूं, कि मैं सेतु यानी पुल, कि मैं एक ऐसा पुल हूं, कवि एक ऐसा पुल है। कैसा पुल है? जो अपनी चेतना से मनुष्य और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करता है। हम एक पुल के माध्यम से नदी के एक किनारे से, एक छोर से दूसरे छोर पर जाते हैं, उसी तरह से एक मनुष्य के हृदय से दूसरे मनुष्य के हृदय तक की जो यात्रा है, उसको पूरा करने का जो सेतु है, जो पुल है, जो माध्यम है, वो स्वयं एक कवि होता है। एक कवि का व्यक्तित्व इस तरह का होना चाहिए। देखते हैं, मैं सेतु हूं, किंतु शून्य शून्य यानी कल्पना का पुल नहीं हूं मैं, जो बहुत सुंदर है, सतरंगी इंद्रधनुष की तरह सुंदर पुल है, ऐसा पुल नहीं। वह सेतु जो मानव से मानव का हाथ मिलाने से बनता है। एक ऐसा पुल हूं जो मनुष्य, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से हाथ पकड़कर मिलने से जो पुल बनता है, जो विचारों के आदान प्रदान का आधार तैयार होता है, मैं वो पुल हूं। इससे आप समझ जाएंगे इन पंक्तियों से दोस्तों कि किस प्रकार के साहित्यिक दृष्टिकोण के धनी थे अज्ञेय। वे मानते थे कि, क्योंकि देखिए हम उनकी कलकी बाजरे की जैसी कविता पढ़ चुके, हमने उनकी यह दीप अकेला कविता भी पढ़ ली। वे हमेशा व्यष्टि से समष्टि की ओर जाने की बात करते हैं, और इन पंक्तियों से भी यही स्पष्ट हो रहा है कि उनके काव्य का मूल स्वर है व्यष्टि चेतना से समष्टि चेतना की यात्रा करना। अब पिछले सत्र में मैंने एक चर्चा की थी आपसे दोस्तों, महादेवी वर्मा के उसमें मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूं। तो उन्हीं पंक्तियों से संबंधित उसमें मैंने आगे की कुछ एक पंक्तियों की बात की थी। उन पंक्तियों को यहां देख लेते हैं। मेरी बहुत ही प्रिय पंक्तियां हैं ये, तो मैं चाहती हूं कि मैं आपके साथ इन्हें अवश्य साझा करूं। तो देखिए, कवि अज्ञेय लिखते हैं, दुख सबको मांझता है, यानी पीड़ा जब व्यक्ति के जीवन में आती है तो उसके व्यक्तित्व को परिष्कृत करती है, उसे आकार प्रदान करती है। उसके भीतर जो भी कुछ है वो कब निकल कर आता है, जो उसकी सद्वृत्तियां हैं, जो उसके गुण हैं, जो उसकी क्षमताएं हैं, उसका सामर्थ्य है, वो कब निकल कर आता है? जब व्यक्ति पीड़ा के द्वारा तराशा जाता है, दुख के द्वारा तराशा जाता है। दुख सबको मांझता है, और चाहे स्वयं मुक्ति देना वह न जाने। कि भले ही ये बात सही है कि दुख किसी को नहीं करता, क्योंकि जो व्यक्ति दुखी होता है दुख के दायरे में ही गिरा रहता है, दुख कभी किसी को मुक्त नहीं करता। लेकिन दुख ये राह जरूर दिखाता है कि किस तरह से व्यक्ति को मुक्त किया जाए। तो दुख सबको मांझता है, और चाहे स्वयं मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है, जो दुख से मंझकर, जो तराशे जाकर जो व्यक्तित्व निखर कर सामने आते हैं, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। कि यानी उनको यह शिक्षा देता है दुख, कि जिस तरह से तुम दुख के घेरे में आबद्ध हो, उसी तरह से ये आप दूसरे व्यक्तियों को भी किसी घेरे में आबद्ध मत रखो, बल्कि उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाओ। तो दुख की सबसे बड़ी दो खास बात अज्ञेय महसूस करते हैं, वो ये कि दुख एक तो व्यक्तित्व को आकार प्रदान करता है, दूसरी बात वो दिशा देता है दुख, जो मनुष्य को दूसरे मनुष्य की मुक्ति के लिए प्रयत्न करना सिखाती है। तो बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं, बहुत ही सुंदर पंक्तियां, आप कंठस्थ कर लेंगे इन्हें। चलिए अब शुरू करते हैं अज्ञेय की कवियों, काव्य कृतियों की बात, उनके पूरे साहित्य की बात। उन्होंने विपुल साहित्य की रचना की। मैंने भरपूर कोशिश की है
दोस्तों कि यहाँ उनकी सभी कृतियों की बात कर सकूं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मुझे पूरा विश्वास है ऐसा होगा जो यहाँ रह गया होगा। तो अज्ञेय कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, यात्रा वृत्तकार और एक चिंतक के रूप में साहित्य जगत में विख्यात रहे हैं। आपके पहले की बात करते हैं। पहला संग्रह आपका है भग्नदूत, जो 1935 में प्रकाशित हुआ। दूसरा है चिंता, जो 1942 में प्रकाशित हुआ। इत्यलम तीसरा कविता संग्रह जो 1946 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद 1948 में उनका एक कविता संग्रह, बल्कि उनकी प्रकाशित हुई, जिसमें उनकी कहानियां मिली जुला साहित्यिक रूप हमको यहाँ देखने को मिलता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि शरणार्थी अज्ञेय जी की कैसी कृति है जिसका उल्लेख अक्सर नहीं मिलता दोस्तों। ये मुझे उनकी एक कृति में उनके रचनाओं की जो सूची दी गई वहां से मुझे ये प्राप्त हुई, तो इसलिए इस जानकारी को मैं आप तक पहुंचाने में समर्थ हो पा रही हूं। तो शरणार्थी उनकी एक ऐसी कृति है जिसमें उनकी कविताएं और कहानियां दोनों संकलित है, और ये 1948 में प्रकाशित हुई। उसके बाद हरी घास पर क्षण भर उनका बहुत ही प्रसिद्ध कविता संग्रह जो 1949 में प्रकाशित हुआ। बावरा अहेरी 1954 में प्रकाशित हुआ। इंद्रधनु रौंदे हुए, जिसकी भूमिका की हमने बात की, 1957 में प्रकाशित हुआ। अरि ओ करुणा प्रभामय 1959 में प्रकाशित हुआ। और आंगन के पार द्वार 1961 में प्रकाशित हुआ। कितनी नावों में कितनी बार 1967 में प्रकाशित हुआ। क्योंकि मैं उसे जानता हूं 1969 में प्रकाशित। और सागर मुद्रा 1970 में प्रकाशित। अभी तक हम केवल दोस्तों उनकी काव्य कृतियों की बात कर रहे हैं और ये अभी खत्म नहीं हुई हैं। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं 1973 में प्रकाशित हुआ। महावृक्ष के नीचे 1977 में प्रकाशित। नदी की बांख पर छाया 1981 में प्रकाशित। पूर्वा, एक और शरणार्थी जिस तरह से एक बिल्कुल अद्भुत कृति थी, उसी तरह से पूर्वा उनकी एक और ऐसी काव्य कृति है जिसमें इत्यलम उनका जो कविता संग्रह है और हरी घास पर क्षण भर दोनों की कविताओं को संकलित करके पूर्वा का प्रकाशन किया गया, और इसका प्रकाशन हुआ 1965 में। तो आप सोच रहे होंगे कि जब हम इत्यलम और हरी घास पर क्षण भर को जान चुके हैं तो फिर पूर्वा की क्या आवश्यकता है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से, किसी भी कवि के विषय में एक समग्र जानकारी की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जाने कि उन्होंने किस किस काव्यकृति का संपादन किया, किस किस काव्यकृति की रचना की, और सृजन उनके किस किस रूप में हमारे सामने आते हैं। तो पूर्वा उनकी एक ऐसी कृति जिसमें इत्यलम और हरी घास पर क्षण भर की कविताएं संकलित की गई, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1965। उसके बाद सुनहले शैवाल, ये कृतियां भी आपको कहीं नहीं मिलेंगी, इनके उल्लेख मिलते ही नहीं। तो सुनहले शैवाल एक ऐसी कृति है जो चित्रालंकित संकलन है, यानी जिसमें कविता के साथ साथ चित्रों से उन्हें सजाया भी गया है, कविता के भाव के अनुरूप चित्र बनाए गए हैं, और इसका प्रकाशन भी कवि ने 1965 में किया। इसके बाद प्रिजन डेज एंड अदर पोयम्स, अंग्रेजी में उनकी कविताएं हैं जो उन्होंने जेल के दौरान लिखी। तो उसका प्रिजन का मतलब होता है कैद, डेज दिन, आप सभी जानते हैं कि कैद के दिनों की कविताएं और कुछ अन्य कविताएं, इस नाम से उन्होंने अंग्रेजी में कविताएं लिखी, जिसका प्रकाशन हुआ 1946 में। यानी उन्होंने हिंदी में इतना विपुल साहित्य लिखा, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अंग्रेजी में भी काव्य सृजन किया। ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। अब बात आती है कहानी संग्रहों की, क्योंकि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानीकार भी हैं। तो विपथगा उनका पहला कहानी संग्रह जो 1937 में प्रकाशित हुआ। परंपरा 1944 में प्रकाशित हुआ। कोठरी की बात 1945 में प्रकाशित हुआ। शरणार्थी 1948 में प्रकाशित हुआ। जयदोल 1951 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद आती है बात उपन्यासों की। शेखर एक जीवनी 2 भागों में रचित उपन्यास है उनका, जिसका पहला भाग प्रकाशित हुआ 1941 में, और उसका दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ। नदी के द्वीप 1952 में प्रकाशित उपन्यास है, और अपने अपने अजनबी 1961 में प्रकाशित हुआ उपन्यास है। अब बात आती है निबंधों की। उन्हें अनेक सुंदर श्रेष्ठ निबंध भी लिखे, जिनमें पहला निबंध संग्रह है त्रिशंकु 1945 में प्रकाशित। दूसरा है सब रंग और कुछ राग 1956 में प्रकाशित।
आत्मनेपद 1960 में प्रकाशित। इस कृति के विषय में दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। आत्मनेपद संस्कृत में एक धातु होती है, तो यहां पर आत्मनेपद एक ऐसी कृति है जिसमें कवि स्वयं आत्मालोचन करता है। आत्मालोचन का मतलब है अपने भीतर झांकना, अपने विषय में सोचना और उसको अभिव्यक्त करना। तो यानी ऐसे चिंतन के कण इस कृति में हैं जो उनके कवि के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर, उनकी अनुभूतियों के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालते हैं। तो ये आत्मालोचन एक प्रकार से कवि का इंट्रोस्पेक्शन है। आत्मालोचन आत्मनेपद में इंट्रोस्पेक्शन है, यानी अपने आप को देखता है कवि और चिंतन करता है। तो उसकी अभिव्यक्ति यहां हुई है। आलवाल 1971 एक निबंध संग्रह है। अद्यतन 1971 में प्रकाशित निबंध संग्रह, और लिखी कागद कोरे 1972 में। संवत्सर और ये भी कृतियां उनकी निबंध कृतियां हैं, लेकिन इनके प्रकाशन वर्ष हमें उपलब्ध नहीं हो सके। अब बात आती है यात्रावृत्त की। अरे यायावर रहेगा याद, उनकी बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। ये हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। 1953 में इसका प्रकाशन हुआ। एक और यात्रा वृत्तांत आपने लिखा, एक बूंद सहसा उछली, जिसमें उनकी अलग अलग यात्राओं के वर्णन बहुत सुंदर शैली में है, और 1960 में इसका प्रकाशन हुआ। अब बात आती है संपादित ग्रंथों की। उन्होंने जो ग्रंथ दूसरे जिन कवियों की रचनाओं को संपादित किया, उनके श्रृंखला है ये। तो आधुनिक हिंदी साहित्य नाम से कवि ने निबंध संग्रह, यानी विविध लेखकों के निबंधों का संकलन किया और इसका प्रकाशन किया 1942 में। फिर तार तपक से आप सभी परिचित हैं, प्रयोगवाद का सूत्र यहीं से माना जाता है। ये एक काव्य संग्रह है जिसमें 7 कवियों की रचनाओं का, कविताओं का संकलन किया गया, और जिसके पहले कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। 1943 में इसका प्रकाशन हुआ। दूसरा सप्तक भी इसी प्रकार से अन्य 7 कवियों का कविताओं का संकलन है, 1951 में प्रकाशित हुआ। तीसरा सप्तक अन्य 7 कवियों की कृतियों का कविताओं का संकलन है, इसका प्रकाशन हुआ 1959 में। और पुष्करिणी एक कविता संग्रह है कवि का जो संकलित है, यानी पुष्करिणी जिसका अर्थ होता है पवित्र धारा। तो पुष्करिणी में उन्होंने 8 कवियों के कविताओं का संकलन किया, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त की कविताएं हैं, फिर माखनलाल चतुर्वेदी, फिर सियाराम शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, और फिर उसके बाद छायावाद के 4 कवियों की चुनिंदा कविताओं का संकलन है। इसके विषय में आपको जानना चाहिए क्योंकि इसका उल्लेख हर जगह नहीं मिलता, और इसका प्रकाशन हुआ 1959 में। नए एकांकी में एकांकियों का संकलन है, 1952 में प्रकाशित हुआ। रूपांबरा 1960 में प्रकाशित उनका संकलन है, और रूपांबरा जो एक काव्य संकलन है उनका, उसमें प्रकृति से जुड़ी जो कविताएं हैं विविध कवियों की, उनका संकलन किया गया है रूपांबरा नाम से। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, यानी रूपांबरा प्रकृति काव्य है। अब बात आती है डायरी लेखन की। तो भवंती, अंतरा और शाश्वती आपकी डायरियां हैं, यानी डायरी का मतलब ये नहीं कि पूरे दैनिक जीवन की चर्चा कर रहे हैं, बल्कि डायरी ये वो डायरियां हैं दोस्तों जहां समय समय पर जिस जिस चीज को परिवेश में अपने इर्द गिर्द देखा कवि ने, या साहित्य जगत में जो कुछ अनुभव किया, उन पर चिंतन के जो बिंदु हैं वो भवंती, अंतरा और शाश्वती में उन्होंने अभिव्यक्त किए, और जिन्हें डायरी लेखन के अंतर्गत शामिल किया है विद्वानों ने। उन्होंने एक नाटक की रचना की जिसका शीर्षक है उत्तर प्रियदर्शी, और संस्मरण संग्रह उनका एक प्रकाशित हुआ जिसका नाम है स्मृति लेखा, जिसमें विभिन्न साहित्यकारों से जुड़े संस्मरणों का उन्होंने संग्रह किया, जो बहुत ही प्रभावशाली हैं और उनके जीवन के अंतरंग क्षणों को हम सबके सामने लाकर जीवंत कर देते हैं। अब कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अज्ञेय के विषय में हमें जानने चाहिए, ताकि हम उनके विराट व्यक्तित्व को की एक झलक अच्छी तरह से देख सकें। सबसे पहली बात, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं।
कविता को वाद से जोड़ने के विरोधी थे। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां हम वाद से जोड़ रहे हैं, हम नहीं जोड़ रहे, बल्कि विद्वानों ने जोड़ा है। उन्हें प्रयोगवाद के जनक के रूप में जाना जाता है, लेकिन वे स्वयं किसी कविता को वाद से जोड़ने के विरोधी थे। यही कारण है कि दूसरा सप्तक की भूमिका में वे लिखते हैं, प्रयोग का कोई वाद नहीं होता। यानी अगर मैं कविता के क्षेत्र में नया प्रयोग करता हूं या कोई भी कवि नया प्रयोग करता है, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी वाद से जुड़ गए। यानी प्रयोग का कोई वाद नहीं होता, हम वादी नहीं रहे, हम किसी वाद से जुड़कर सृजन करने वाले नहीं रहे और न हैं। न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। क्यों हम वादी नहीं है? क्योंकि हमारे काव्य सृजन का लक्ष्य इष्ट या साध्य यानी लक्ष्य, उद्देश्य प्रयोगवाद की स्थापना करना नहीं है। नए नए प्रयोग करने के लिए हम काव्य सृजन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें ऐसा अनुभव होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, हमारी जो अनुभूतियां हैं, हम उनको काव्य में नए नए प्रयोगों के माध्यम से अधिक प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त कर सकें। यानी हमारा लक्ष्य, हमारा इष्ट रचना धर्मिता है, काव्य सृजन है, प्रयोग नहीं। तो इसलिए वे अपने आप को प्रयोगवादी कहलाने पर आपत्ति जाहिर करते हैं, आपत्ति व्यक्त करते हैं और कविता को किसी भी वाद से जोड़ने का भी विरोध करते हैं। ठीक इसी तरह कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना इतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। इसलिए हम न तो प्रयोगवादी हैं न कवितावादी हैं, क्योंकि कविता, देखिए, कविता भी साध्य क्यों नहीं है, कविता भी इष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हम कविता लिखनी है इसलिए नहीं लिख रहे, बल्कि हमारे पास संवेदनाएं हैं, हमारे पास अनुभूतियां हैं, हमारे पास परिवेश को अनुभव करने की क्षमता है और उनको अभिव्यक्त कर हम समाज को कुछ देना चाहते हैं, एक नई दिशा देना चाहते हैं, सजगता देना चाहते हैं, इसलिए हम काव्य सृजन कर रहे हैं। यानी काव्य सृजन भी लक्ष्य नहीं है, काव्य सृजन एक माध्यम है। तो न प्रयोग लक्ष्य है, साध्य है, न कविता साध्य है, बल्कि ये तो एक माध्यम है जिनके माध्यम से हम अपने समाज के प्रति दायित्व को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए हमें किसी भी कविता से, किसी भी वाद से जोड़ना गलत है, बेमानी है। एक जीवनी उनका एक ऐसा उपन्यास है जिसे बहुत सारे विद्वानों ने उनकी आत्मकथा भी कहकर पुकारा है। ये आत्मकथात्मक शैली में रचित उपन्यास है। रूपांबरा, जिसकी मैंने चर्चा की, मैं अज्ञेय ने हिंदी प्रकृति काव्य का चित्र, संकलन और विवेचन किया है। पुष्करिणी में कवि ने मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर सहित छायावाद के चारों कवियों की चुनी हुई कविताओं को संकलित किया है। इसकी चर्चा भी हम कर चुके। अज्ञेय ने भवंती, अंतरा और शाश्वती, ये जो तो 3 कृतियां हैं उनकी, जो कि डायरी लेखन के अंतर्गत समाहित की जाती हैं, उन्हें अपनी रचना यात्रा का लॉग बुक कहा है। लॉग बुक होती है जिसमें कोई भी लेखाकार अपने आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। तो वो कह रहे हैं कि मेरी जो रचना यात्रा है, मेरी जो सृजन की यात्रा है, लेखन की जो यात्रा है, उस यात्रा का छोटी छोटी अनुभूतियां मेरी यहां है। तो एक तरह से इसे मैं अपनी रचना यात्रा की लॉग कहकर पुकारता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। पालीवाल ने 18 खंडों में अज्ञेय रचनावली का संपादन किया, जिसमें उनके सभी प्रकार का जो साहित्य है उसको संकलित किया गया है। अज्ञेय का जितना भी काव्य है उसे सदानवीरा नाम से 2 खंडों में प्रकाशित किया गया है। अज्ञेय के जितने भी निबंध हैं उन निबंधों को 2 भागों में विभाजित किया गया है और संकलित किया। पहला भाग है सर्जना और संदर्भ और दूसरा है केंद्र और परिधि, जिनके अंतर्गत उनके सारे जितने भी अब तक के लिखे हुए निबंध हैं वे सभी इन 2 खंडों में संकलित है। अज्ञेय ने 1930 से 1936 तक का समय अलग अलग जेलों में बिताया, क्योंकि हम पढ़ चुके कि वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। 1936-37 में आपने सैनिक और विशाल भारत जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। यानी देखिए 30 से 36 तक आप क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े रहने के कारण कारावास भोगते हैं, विभिन्न जेलों में रहते हैं और उस जेल के दौरान उनके मन में जो कुछ भी आत्म मंथन चला होगा उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वे सैनिक और विशाल जैसी पत्रिकाओं के संपादन कार्य से जुड़ते हैं, ताकि वे प्रत्यक्षतः अपनी भाषा के माध्यम से, अपनी अनुभूति समाज को एक नई दिशा दे सकें।
उन्होंने प्रतीक नामक पत्रिका का भी संपादन किया। ऑल इंडिया रेडियो में भी आपने सेवाएं दी। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और राजस्थान के जोधपुर विश्वविद्यालय में आपने अध्यापन कार्य किया। ये बहुत ही उल्लेखनीय बिंदु है जो हमें भूलना नहीं चाहिए, बल्कि हम राजस्थान वालों को गर्व होना चाहिए कि अज्ञेय जैसे एक महान साहित्यकार ने जोधपुर विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। देश विदेश घूमे आप और विदेशों से लौटकर दिल्ली में वे दिनमान साप्ताहिक पत्र और नवभारत टाइम्स पत्र और अंग्रेजी के पत्र वॉक और एवरीमेंस के संपादन कार्य से जुड़ गए। यानी वे जितने सृजनशील व्यक्तित्व के धनी थे, जितने कवि थे, जितने आलोचक थे, जितने चिंतक थे, जितने गद्यकार, कहानीकार, उपन्यासकार, यात्रा वृत्तकार थे, संस्मरणकार थे, उतने ही वे पत्रकार भी थे। कितना विशाल, कितना बहुआयामी व्यक्तित्व है अज्ञेय का। इनके व्यक्तित्व से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। 1964 में काव्यकृति आंगन के पारद्वार पर आपको साहित्य अकादमी से नवाजा गया। 1978 में कितनी नावों में कितनी बार काव्यकृति के लिए आप ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, एक साहित्यकार कितने विशाल हृदय का नहीं हो सकता है, इस बात की यहाँ पर प्रमाण यहां प्रस्तुत किया जा रहा है कि उन्हें जिसको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, आप सभी जानते हैं, उसे 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो 1 लाख रुपए उन्हें प्राप्त हुए, उसमें उतनी ही यानी 1 लाख रुपए और मिलाकर अज्ञेय जी ने 1980 में वत्सल निधि नामक न्यास की स्थापना की, जिसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करना था। यानी अपने पुरस्कार की जो धनराशि है उसको भी कहां व्यय करता है कवि, एक ऐसा न्यास स्थापित करने में जो हिंदी साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में विकास की नई दिशाएं तय कर सके, विकास को नया आयाम दे सके, उसके लिए वो उसे न्यौछावर कर देता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि कवि की। रामकमल राय ने उनकी जीवनी लिखी जिसका नाम है शिखर से सागर तक, और इससे ये अज्ञेय की जीवनी है, इसको आप ध्यान में रख लेंगे। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि 1921 में जब वे अध्ययनरत थे, तब उस समय उनके पिता की दक्षिण भारत में रहने का उनको मौका मिला पिता के साथ। तो उडुपी नामक स्थान दक्षिण भारत में है, वहां मध्याचार्य नामक व्यक्ति से, यानी कोई साधु संत थे, उनसे उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया, और तभी से उनका जो ये उपनाम है, जो कुलगोत्र है वात्स्यायन, ये उन्होंने धारण किया। ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब बात आती है दोस्तों, ये तो हुई अज्ञेय के विशाल व्यक्तित्व, बहुआयामी सृजन कर्म की, लेकिन उनके दृष्टिकोण की भी हम बात कर चुके। लेकिन विद्वान क्या कहते हैं उनके साहित्यिक दृष्टिकोण के विषय में, साहित्य सृजन के विषय में, उस पर भी एक दृष्टि डालते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं अज्ञेय संस्कारी कवि हैं। अब ये संस्कार किस रूप में अभिव्यक्त हुआ है? भाषा का संस्कार है उनमें, भाषा के प्रति, उसमें भी शब्दों के प्रति, यानी शब्द प्रयोग कहां किस भाव के अनुरूप कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है, वे इस बात के लिए बहुत सजग रहते हैं। अत्यधिक सचेत और सतर्क, चिंतन के क्षणों में उन्होंने शब्द पर विचार किया है। यानी उनके जितने भी चिंतन के कण हमें डायरी लेखन के दौरान भवंती, शाश्वती आदि में मिलते हैं, उनसे ये जाहिर हो जाता है कि चिंतन के क्षणों में भी वे शब्द के स्वरूप पर विचार करते हैं। उनके काव्य विकास में सही शब्द खोजने के साथ साथ वे अपने को भी खोजते रहे हैं। और बच्चन सिंह लिखते हैं कि अपनी काव्य यात्रा के दौरान उन्होंने न केवल अनुभूति के अनुरूप शब्दों के प्रयोग को तलाश किया है, शब्दों को तलाश किया है, बल्कि उन शब्दों की तलाश के जरिए स्वयं अपने आप को भी तलाश किया है, यानी अपनी सामर्थ्य को भी अलग अलग नई दिशाएं दी हैं। हिंदी साहित्य कोश भाग 2 में लिखा गया है, अनेक आलोचनाओं के बावजूद, क्योंकि अज्ञेय की बहुत कई बिंदुओं को लेकर बहुत सारी हिंदी साहित्य जगत में आलोचनाएं हुई, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य कोश कहता है, अनेक आलोचनाओं के बावजूद इस सत्य की अवहेलना नहीं की जा सकती कि अज्ञेय उन साहित्य निर्माताओं में से हैं जिन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को एक नया मान दिया। वास्तविक अर्थ में समूचे साहित्य को आधुनिक बनाने का श्रेय
उन्हें दिया जा सकता है। अपने आप में एक समर्थ कलाकार होने के साथ साथ वे हिंदी साहित्य के संदर्भ में एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व भी हैं। अब ये ऐतिहासिक व्यक्तित्व का क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, कोई भी एक ऐतिहासिक इमारत होती है तो वो अपने समय की साक्षी होती है, अपने समय की गवाह होती है। हम किसी भी ऐतिहासिक इमारत को ले लें, चाहे वो दिल्ली का लाल किला हो या आगरे का ताजमहल या कुतुब मीनार या अन्य कोई भी इमारत जो इसका संबंध इतिहास से हो, वो अपने समय के इतिहास की गवाही देती है। उस समय की परिस्थितियां, उस समय के परिवेश, उस समय की अभिरुचियों की ओर हमें संकेत देती है। उसी तरह से यहां हिंदी साहित्य कोश के कहने का अभिप्राय यह है कि अज्ञेय एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो अपने समय के संपूर्ण साहित्य सृजन की गवाही देते हैं, साक्ष्य देते हैं। उनका रचना धर्म, उनका सृजन कर्म इस बात का साक्षी है कि उनके समय में, उनके नेतृत्व में किस प्रकार से सृजन ने हिंदी साहित्य जगत में नई नई दिशाएं तलाश की और विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने में सफलता पाई। इसलिए उन्हें यहां ऐतिहासिक व्यक्तित्व कहकर पुकारा गया है। डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में लिखा गया है, अज्ञेय में संवेदना के साथ साथ बौद्धिकता भी है। यानी डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास ये मानता है कि संवेदना और बौद्धिकता का अद्भुत सामंजस्य हमें उनके काव्य में दिखाई देता है। यह बौद्धिकता उनकी संवेदना को नियंत्रित तो करती ही है, साथ ही कभी नवीन सूक्तियों के रूप में, जैसे दुख सबको मांझता है, इसकी चर्चा हम कर चुके, अच्छा खंडित सत्य सुघर निरंध्र मृषा से आदि कविताओं में कभी व्यंग्य के रूप में जैसे सांप, कभी युग चिंतन और बोध के बिंब विधान के रूप में व्यक्त होता है। जो संवेदना या अनुभूति से अंतरंग भाव से जुड़ी न होने के कारण बिंब रचना के बावजूद बहुत दूर तक प्रभावहीन हो जाती है। अज्ञेय की कविताओं में जो स्वर वैविध्य दिखाई पड़ता है, यानी अलग अलग विषयों पर उन्होंने काव्य सृजन किया। स्वर वैविध्य का मतलब है विषय की विविधता, उसका कारण बहुत कुछ उनकी बौद्धिकता है। अब एक बार पीछे नजर डालते हैं। देखिए, वे 3 कविताओं की बात कर रहे हैं। एक तो दुख सबको मांझता है, जिसकी चर्चा हम कर चुके। दूसरा अच्छा खंडित सत्य सुघर निरंध्र मृषा से, यहां पर सत्य के विशाल स्वरूप के विषय में यहां कवि ने चर्चा की है। तो विषय वस्तु के वैविध्य की बात यहां उभर कर सामने आ रही है। और कहीं कुछ एक कविताएं उनकी ऐसी हैं जो व्यंग्य करती हैं, जैसे सांप। एक बहुत छोटी सी कविता है उनकी, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, परंतु डसना तुमने कहां से सीखा। इस तरह की कविता है। पूरी कविता संभवतः मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन जितनी भी याद है उसका अर्थ यही है। सांप के माध्यम से यहां दोगले व्यक्तित्व वाले, आस्तीन के सांप वाले जो लोग होते हैं, मनोवृत्ति वाले, उन पर व्यंग्य किया गया है। तो व्यंग्य के रूप में भी कभी कभी उनकी कविताओं में विषय वस्तु हमें दिखाई देती है। तो इसके अतिरिक्त युग परिवेश के प्रति जागरूकता, उनके प्रति चिंतन उनके काव्य में है। दूसरी बात, उनका जो शिल्प है कविताओं का या साहित्य में जो शिल्प विधान प्रयुक्त हुआ है, उसमें बिंब विधान, प्रतीक विधान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी के माध्यम से वे अपनी अभिव्यक्ति को एक सशक्त और मजबूत आधार प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने अज्ञेय जी के जीवन परिचय के विषय में बात की, उनके कृति परिचय के विषय में बात की, उनकी कृतियों को विस्तार से समझा, उनके साहित्यिक दृष्टिकोण को समझा, और किस प्रकार से प्रयोगवादी का ठप्पा लगने के बाद अज्ञेय इस बात को स्वीकार नहीं करते, ये बात भी हमने अच्छी तरह से जान ली, और विविध विद्वान उनके विषय में क्या कहते हैं ये भी हमने जान लिया। उम्मीद करती हूं कि अन्य सत्रों की तरह ये सत्र भी आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।